हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास टेंथ का ज्योग्राफी लेसन वन में हमारा आज का क्लास पार्ट 3 पर होगा। पार्ट 1 में हम लोग क्या पढ़े थे? पार्ट 1 में हम लोग पढ़े थे संसाधन एवं उनके प्रकार। पार्ट 2 में हम लोग पढ़े थे संसाधन का संरक्षण एवं नियोजन। पार्ट 3 में हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे समोच्च कृषि काउंटर फार्मिंग। पर्वतीय क्षेत्रों में मृदा को काटकर सीढ़ीनुमा आकार बनाकर कृषि की जाती है, जिसे समोच्च कृषि या सोपानी कृषि के नाम से जाना जाता है। समोच्च कृषि क्या है? तो यह पर्वतीय क्षेत्र में होने वाली कृषि है जो सीढ़ीनुमा आकार में कृषि की जाती है, उसे सोपानी कृषि कहते हैं। इससे ऑब्जेक्टिव सवाल आपसे पूछेगा कि सोपानी कृषि का संबंध किस राज्य से है? तो उत्तराखंड से है। इस बार के अभी त्रैमासिक परीक्षा में ये सवाल पूछा हुआ है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड में प्रचलित है, और यह पहाड़ी इलाकों में होती है, यानी पर्वतीय क्षेत्रों में होती है। सीढ़ीनुमा आकार जैसा बना करके इसकी खेती की जाती है। समोच्च कृषि या सोपानी कृषि। उसके बाद पढ़ना है हमको भूक्षरण या मृदा अपरदन। यानी देखिए, भू यानी भूमि और क्षरण यानी कि भूमि की हानि, क्षय होना। मृदा अपरदन भी यानी मिट्टी का कटाव। मृदा अपरदन कहने का मतलब हो गया मिट्टी का कटाव। मृदा का किसी भी विधि द्वारा अपने मूल स्थान से स्थानांतरित होना भूक्षरण या मृदा अपरदन कहलाता है। कह रहा है कि मिट्टी का किसी भी कोई भी विधि से या फिर कोई पानी के वजह से, हवा के वजह से मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाना ही मृदा अपरदन या भूक्षरण कहलाता है। यानी यहाँ से मिट्टी कट करके कहीं और बह गई उसे। इसका कारक क्या क्या है? किसके माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है? जल के माध्यम से, हवा, समुद्री तरंग या मानव भी क्या करता है? हम लोग घर बनाते हैं तो घर बनाते समय मिट्टी ला करके ऊंचा करने के लिए भरते हैं। तो एक जगह से मिट्टी हम किए तो यहाँ गड्ढा हो गया, और वहीं से मिट्टी ला करके हम यहाँ भरते हैं तो मिट्टी का यहाँ कटाव हो गया, भूमि की हानि हो गई। इसे ही भूक्षरण या मृदा अपरदन के नाम से जाना गया। भू संरक्षण यानी भू से भूमि और संरक्षण यानी बचाव। भूमि का बचाव कैसे किया जा सकता है? मृदा को अपने मूल स्थान से स्थानांतरित होने से रोकना ही भू संरक्षण कहलाता है। मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान में नहीं ले जाना ही, उसको ले जाने से रोकना भू संरक्षण कहलाता है। जैसे पेड़ पौधे लगाना, घास लगाना, समोच्च जुताई, पट्टिका कृषि, ये सब करने से हम भूमि को बचाते हैं। वन लग जाएगा तो मिट्टी को कोई कोड़ नहीं सकता। पूरा वन कहने का मतलब पूरा पेड़ पौधे लग जाएगा तो वहां से मिट्टी निकालना पॉसिबल नहीं है। तो उस स्थिति में भू संरक्षण का बचाव किया जा सकता है, भूमि का बचाव हो जाता है। अगला टॉपिक है जलाक्रांतता। जलाक्रांतता क्या है? जरूरत से ज्यादा सिंचाई करना जलाक्रांतता कहलाता है। इससे भू निम्नीकरण यानी भूमि की लवणीय या क्षारीय होना की समस्या उत्पन्न होती है। यह मुख्यतः पंजाब या हरियाणा में होती है। जलाक्रांतता कहने का मतलब हो गया कि अधिक सिंचाई, उसको जितना सिंचाई चाहिए, जितना पानी चाहिए किसी भी फसल को, उससे अधिक अगर हम सिंचाई देते हैं तो फसल बर्बाद हो जाती है। और यह ज़्यादातर पंजाब या हरियाणा में ज़्यादातर पाया जाता है, यानी होता है। तो जलाक्रांता समझ में आ गया। जलाक्रांता यानी जल अधिक मात्रा में किसी भी फसल को मिल जाना। अगला टॉपिक है फसल चक्रण। फसल चक्रण क्या है? एक ही भूभाग पर फसलों को बदल बदल कर लगाना ही फसल चक्रण कहलाता है। एक ही क्षेत्र, एक ही खेत में अलग अलग तरह के फसलों को बदल बदल कर लगाना ही फसल चक्रण कहलाता है। कभी इस पे धान लगा दिए,
कभी इस पर गेहूँ लगा दिए, कभी इस पर चना लगा दिए। तो एक ही खेत में अगर हम अलग अलग तरह की फसल का प्रयोग करते हैं तो उसे ही फसल चक्रण कहते हैं। यह मृदा संरक्षण में सहायक है क्योंकि इससे ह्यूमस और उर्वरता बनी रहती है, यानी इससे जो भूमि की गुणवत्ता है वह बनी रहती है। ये सब मौसमी के आधार पे होता है, जिस मौसम रहेगा, जौन सा मौसम, उस तरह का फसल उगेगा। अगला है पट्टिका कृषि। पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में की जाती है। पट्टिका कृषि किस क्षेत्र में की जाती है? तो पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में की जाती है। एंड्रीन, तो एंड्रीन एक प्रकार का रसायन है जिससे मेढक की प्रजनन क्षमता को नष्ट किया जा सकता है। मेढक की प्रजनन यानी कि मेढक अपने संतान की उत्पत्ति नहीं कर सकता है एंड्रीन की मदद से। ये एक ऐसा रसायन है। ये इस बार के त्रैमासिक सवाल में जरूर अभी पूछा हुआ है। त्रैमासिक परीक्षा में ये ऑब्जेक्टिव आया हुआ है कि ऐसा कौन सा रसायन है जो मेढक के प्रजनन क्षमता को नष्ट कर देता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा एंड्रीन। ये VBI है, मोस्ट VBI है ऑब्जेक्टिव। अब हम लोग प्राकृतिक संसाधन में पढ़ेंगे जल संसाधन। अभी क्या पढ़ रहे थे? प्राकृतिक संसाधन में मिट्टी के बारे में पढ़ रहे थे, यानी मृदा के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम लोग पढ़ेंगे जल के बारे में, जल संसाधन। तो जल एक प्रकार प्राकृतिक और नवीकरणीय संसाधन है, यानी जल प्राकृतिक संसाधन भी है और नवीकरणीय कहने का मतलब है इसे एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उसे उपयोग में लाया जा सकता है। पृथ्वी के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 71% भाग पर जल है और 29% भाग पर स्थल है, जहां लगभग 7 अरब लोगों की जनसंख्या बसी हुई है। पृथ्वी पर कुल भौगोलिक क्षेत्र के 71% पर जल है और 29% पर 7 अरब लोग हैं। उत्तरी गोलार्ध, स्थल गोलार्ध है और दक्षिणी गोलार्ध में जल है। जो हमारी पृथ्वी है उसके जो ऊपरी नॉर्थ, यानी ऊपर जो नॉर्थ हो गया, यहाँ भूमि है, और जो इसके दक्षिणी गोलार्ध है यहाँ पर खाली जल है, ऊपर में स्थल है। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जल संग्रह महासागरों में है। कितना है? तो 96.6% जल महासागरों में जो खारा पानी है, इसे हम लोग पी नहीं सकते हैं, इसे हम लोग पी नहीं सकते हैं। मीठा जल, तो पृथ्वी पर कुल जल का केवल 2.5% यानी 2.5% ही मीठा जल है। कुल मीठे जल का 75% बर्फ के रूप में है और 25% द्रव में है। कुल मीठे जल का कहने का मतलब है कि 25% का इसका 75% बर्फ है और 2.5 का 25% पीने लोग पानी है, पीने योग्य पानी है। इतना कम पानी है हमारे पृथ्वी पर। दुनिया की सबसे लंबी नदी, नदियां से हम लोग को क्या क्या ऑब्जेक्टिव बनेगा उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन है? नील नदी। कहाँ पाई जाती है? अफ्रीका में। विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी, यह दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। भारत की दक्षिणी गंगा गोदावरी के नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी है। भारत की दक्षिणी गंगा और दक्षिण भारत की गंगा, ये कावेरी नदी हो गया, ये गोदावरी। प्राणियों के शरीर में जल की मात्रा 65% होती है। यही पेड़ पौधों में बात करें तो 65 से लेकर के 99% तक होती है जल की मात्रा। हमारे शरीर में जल 65% जल है। अब जानते हैं हम लोग बहुउद्देशीय परियोजना, यानी वैसी परियोजना या वैसी योजना जिसके बहुत सारे उद्देश्य हैं, एक उद्देश्य नहीं, अनेकों उद्देश्य हों, अनेकों उद्देश्य हों। नदी पर निर्माण की गई ऐसी परियोजना जो एक से अधिक उद्देश्यों जैसे बाढ़ नियंत्रण, बिजली उत्पादन, सिंचाई, जल कृषि,
जल परिवहन या पर्यटन को पूरा करती है, इसे आधुनिक भारत का मंदिर नेहरू जी ने कहा था। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। बहुउद्देशीय योजना कहने का मतलब हो गया कि यह नदी पर बनाई गई वैसी योजना जिसमें अनेक उद्देश्य पाए गए, जैसे बाढ़ पर नियंत्रण भी हुआ, बिजली उत्पादन भी हुआ, सिंचाई भी हुआ, जल कृषि भी हुआ और जल परिवहन। इसके अलावा एक पर्यटन वाला सुविधा भी उपलब्ध हो गया। यानी इतने सारे उद्देश्य सिर्फ नदी पर बनाई गई एक योजना यानी कि परियोजना पे से मिली। इसे ही बहुउद्देशीय योजना कहा गया। इसे आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो नेहरू जी ने, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ये भी इस बार के एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। मोस्ट VVI सवाल है। दामोदर नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है? दामोदर नदी पर है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। टिहरी बांध कहाँ है? भगीरथी नदी पर। कहाँ पर? उत्तराखंड में। यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है जो लगभग 255 मीटर की ऊंचाई पर है। भाखड़ा नंगल बांध सतलज नदी पर बना है। किस जगह बना है? पंजाब में बना है। यह भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है जिसकी ऊंचाई 225 मीटर है। हीराकुंड बांध यह उड़ीसा में स्थित है। किस नदी पर? महानदी पर। भारत का सबसे लंबा बांध यही है जो लगभग 4801 मीटर लंबा है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग पढ़ेंगे बिहार की परियोजनाएं। बिहार में कौन कौन सी परियोजना हुई? सबसे पहले सोन नदी पर बना सोन परियोजना जो कि डेहरी में है, रोहतास जिला। गंडक परियोजना गंडक नदी पर बनाया गया जो वाल्मीकि नगर में उपलब्ध है। कोसी परियोजना कोसी नदी में बनाया गया जो हनुमान नगर में उपलब्ध है। अगला टॉपिक है जल संकट। स्वीडन के विशेषज्ञ फॉल्कन मार्क के अनुसार प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति को 1000 घन मीटर जल की आवश्यकता होती है। इससे कम जल की उपलब्धता इस जल संकट कहलाता है। यानी कि एक विशेषज्ञ थे फॉल्कन मार्क। इनके अनुसार क्या कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम एक दिन में उसको 1000 मीटर क्यूब जल की आवश्यकता है। अगर इससे भी उसको अगर कम जल मिलता है तो वह समझ जाना कि वही कहलाता है जल संकट। अंतर्राज्यीय जल विवाद, जैसे कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी जल विवाद। अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद कहने का मतलब जब कोई दो राज्यों के बीच, कोई एक देश के दो राज्यों के बीच जल को लेकर के विवाद चल जाए उसे ही अंतर्राज्यीय जल विवाद कहते हैं। अभी कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी को लेकर के जल विवाद है। अब जल से में होने वाले प्रदूषण। जल प्रदूषण क्या है? तो जल में होने वाले प्रदूषण को ही जल प्रदूषण कहते हैं। बिहार में अति जल दोहन से आर्सेनिक और महाराष्ट्र में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ी है। बिहार में किसकी मात्रा बढ़ गई? अति जल दोहन से आर्सेनिक की। ये भी सवाल इस बार के एग्जाम में पूछा गया था त्रैमासिक वाला में। महाराष्ट्र में फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा बढ़ गई थी। जल संरक्षण। राष्ट्रीय जल नीति सितंबर 1987 यानी 1987 ईस्वी को राष्ट्रीय जल नीति लागू किया गया था। वर्षा जल संचयन। विश्व में सर्वाधिक वर्षा मासिनराम में होती है जो कि मेघालय में है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मासिनराम में। तरुण भारत संघ राजस्थान का एनजीओ जो वर्षा जल संचयन के लिए प्रेरित करता है। राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण के लिए भूमिगत टैंक बनाते हैं जिन्हें बाड़मेर में टांका, जैसलमेर में खादिन तथा अन्य क्षेत्रों में जोहड़ कहा जाता है। इसको याद नहीं करना है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। वन यानी जंगल। किसी वृहद क्षेत्र में पेड़ पौधों तथा झाड़ियों का संग्रह वन कहलाता है। यह नवीकरणीय संसाधन है। वन को पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। यानी जंगल कैसा संसाधन है? नवीकरणीय
ये भी सवाल आपके इस बार के त्रैमासिक में पूछा गया था। यह नवीकरणीय है, इसका मतलब है कि इसका एक बार उपयोग करने के बाद दूसरा बार उपयोग किया जा सकता है। और इसे वन को यानी जंगल को पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है, क्योंकि लगभग 90% ऑक्सीजन जंगल से ही आते हैं। विश्व में सर्वाधिक वन विस्तार रूस में है। भारत में सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में है। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार 2005 के अनुसार भारत में 20.60% भूभाग पर वन है। आदर्श स्थिति 33% होनी चाहिए राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार। यानी भारत में वन होनी चाहिए 33%, लेकिन अभी है 20.60%। बिहार में वन विस्तार मात्र 7% है, यानी बिहार के 38 जिला में से 17 जिला से वन समाप्त हो गया है, यानी अधिया से भी ज़्यादा में जंगले नहीं पाया जाता है। प्रशासकीय दृष्टिकोण से वन के प्रकार, तो वन के 3 प्रकार होते हैं। पहला आरक्षित, दूसरा रक्षित और तीसरा अवर्गीकृत। यानी आरक्षित जिसको आरक्षण दिया गया हो, जिसको बचाने के लिए सरकार मदद करेगी। रक्षित कहने का मतलब जो उसमें सरकार कोई महत्व नहीं देगा। और अवर्गीकृत जो अगल बगल वाला रहे, आलतू फालतू वाला। अब इसमें कुछ जानेंगे महत्वपूर्ण औषधीय पौधे। हिमालयन यव यानी कि चीड़ का पौधा, इसके जड़ तना छाल से टैक्सोल नामक रसायन निकलता है जो कैंसर के इलाज में उपयोगी है। तो कैंसर के उपयोग में कौन सा उपयोगी है रसायन? टैक्सोल। कुनैन ये किस औषधि में काम देगा? तो मलेरिया की दवा में। यह सिनकोना वृक्ष से प्राप्त होता है। मार्फिन दर्द निवारक होता है। दर्द में मार्फिन पेड़ की औषधि लेनी चाहिए। महर्षि चरक ये आयुर्वेद के जनक भारत नहीं, आयुर्वेद के जनक भरत ने महर्षि चरक के बारे में बताया था, पुस्तक चरक संहिता। इसी के साथ आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चिपको आंदोलन के बारे में। ये सब का आपका PDF नोट्स टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है ATC क्लासेज 2026। धन्यवाद।